और ये निवेदन करूंगा कि इस पर टिके रहिए। ये मांग है इन लोगों की, मेरी भी मांग। ये एफडीआई इन रिटेल बंद, ये मिनिमम और मैक्सिमम वेजेस का अंतर ठीक हो। ये क्या है? आप मिनिमम वेजेस डिसाइड कीजिए। लिविंग वेजेस तो बहुत बाद में, फेयर वेजेस भी नहीं है। मिनिमम वेजेस से फेयर वेजेस और लिविंग वेजेस, मिनिमम वेजेस ही नहीं है अभी तक 48 के कानून के बाद। फेयर वेज कहाँ का आएगा? लिविंग वेज तो पता नहीं 22वीं सदी में आएगा कि 23वीं सदी में आएगा, नहीं कह सकता। इसलिए इस बात को बहुत गहराई के साथ देखने की ज़रूरत है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपकी अर्थव्यवस्था है ये बुरी तरह फेल हो गई है। ये जिसको आप किसी नाम से दें, रिफॉर्म्स कहें, ये रिफॉर्म्स केवल बड़े आदमियों के रिफॉर्म्स हैं, ये गरीब आदमी के लिए रिफॉर्म्स नहीं हैं। स्टिग्लिट्ज़ ने, जो किसी ज़माने में वर्ल्ड बैंक और IMF के एडवाइज़र हुआ करते थे, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ पुअर, इट इज़ नॉट वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ पुअर नेशंस, इट इज़ नॉट वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ पुअर्स इन ए नेशन, इट हैज़ टू बी, इट इज़ बीइंग मिसमैनेज्ड। मैंने कहा है कि इट्स नॉट बीइंग ओनली मिसमैनेज्ड, बट द ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन डिज़ाइन्ड सो एज टू बी एंटी पुअर। ये है ही, उसका फंडामेंटल यही है। वो इनइक्वालिटी को बनाए बगैर ग्लोबलाइजेशन काम नहीं कर सकता। इनइक्वालिटी अमंग नेशंस एंड इनइक्वालिटी बिटवीन नेशंस। घर में इनइक्वालिटी लाओ और दुनिया में इनइक्वालिटी लाओ। ये कभी भी एक इगलिटेरियन इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी का निर्माण नहीं कर सकता। इस बात को हमें समझना चाहिए। पश्चिम में जो कुछ हो रहा है उसको देखिए। लोग जॉब्स एंड जॉब्स एंड जॉब्स कह रहे हैं, और वहाँ के जो अब नए आर्थिक विचारक हैं वो चिंतित हैं। वो कहते हैं कि अगर जॉब्स नहीं आएंगी, अगर लोगों को उचित मात्रा में वेतन नहीं मिलेंगे, तो देशों में भीषण क्रांतियाँ हो सकती हैं। हम एक ज्वालामुखी पर बैठेंगे अगर हमारे देश में इन सब लोगों ने, इन बेसहारा लोगों ने, इन सर्वहारा लोगों ने अगर ये ठान लिया कि इस सारी अर्थव्यवस्था को बदलना है, तो उस 80 करोड़ जनसंख्या के सामने आप कितने दिन टिके? अगर अमेरिका की तरह से जैसे ऑक्यूपाई द वॉल स्ट्रीट हुआ है, अगर यहाँ ऑक्यूपाई द पार्लियामेंट होने लगा या ऑक्यूपाई कोई और स्ट्रीट होने लगा, कितने दिन आप टिके? किसकी मदद से टिके? समझ जाइए, सावधान रहिए। इस देश के लिए खतरे की बात है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो उस समय वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे श्री जेम्स बी वोल्फेंसन, उन्होंने आज से कुछ साल पहले क्या कहा था, और वो इसकी भी कथा यह है कि मैंने उन्हें मजबूर किया कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, तो उनके आदमी ने आके मुझे उनकी तकरीर थमाई। वो क्या कहते हैं कि लास्ट वीक इन पेरिस I met with youth leaders who represented organizations with more than 120 million members worldwide. The meeting also included rural youth and street kids, children orphaned by AIDS and civil conflict, youth from the excluded Roma community, and young people with disabilities. They met in peace and with mutual respect. They asked us why our generation could not do the same. वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हम आपस में बैठ के बात कर सकते हैं निज़ाम बदलने के लिए, आप क्यों नहीं कर सकते? फिर वो आगे करता है कि मिस्टर चेयरमैन, बाय द ईयर 2015 there will be 3 billion people under the age of 25, but most of them will be in India. They are the future. But as the young people in Paris said most forcibly, they are not only the future, they are the present also. In the name of future, you can't spoil their present. आप किसी भविष्य की आशा में उनके वर्तमान को नष्ट नहीं कर सकते. और they said we have also expectations, high expectations. Please conclude. Please. तो कहता है कि to respond to them, we must address the fundamental forces shaping our world. In many respects, they are forces that have caused imbalance. In our world of 6 billion people, 1 billion own 80% of global gross domestic product, while another billion struggles to survive on less than $1 a day. This is a world out of balance. Over the next 25 years, 50 million people will be added to the population of the rich countries. About 1.5 billion people will be added to the population of the poor countries. There is further imbalance between the rich countries
which is spent on the development of arms and armaments. They spend huge amounts on that. They pay little attention to the condition of poor country. And he has given a lot of instances by showing how this developed world is discriminating against the poor world. यही वो policies हैं. These are the policies which you are following. आप भी वही कर रहे हैं. हर साल 5 लाख करोड़ आप रेवेन्यू फॉरगोन करते हैं बड़े उद्योगपति. वो बीड़ी उद्योग के लिए बात कर रहे थे. आप कितना पैसा उनको देते हैं? मैं बुनकरों की बात करता हूँ, मैं छोटे कारखानेदारों की बात करता हूँ. आप कितना पैसा उनको देते हैं? आपने जो आज ये नए बजट में 40,000 करोड़ रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, वो इसी गरीब आदमी के ऊपर जा रहा है, मजदूर के ऊपर जा रहा है पूरा. आपकी कौन सी नीतियाँ? ये मैं केवल जब मैं आप कह रहा हूँ तो उसमें मैं भी शामिल हूँ. मैं ये नहीं कह रहा कि वो केवल एक ही सरकार की है. दिस इज ए कॉमन फीचर. हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को इस तरफ उस तरफ, इधर और उधर, बाहर जो चले गए हैं वो भी और जो आपके साथ हैं वो भी, जो हमारे साथ हैं वो भी, एक बार मिलके भगवान के वास्ते अगर आपको अगर नहीं हो तो कम से कम देश के वास्ते, अपनी मातृभूमि के वास्ते, इसकी उन संतानों के वास्ते विचार कीजिए जो पिछले 60-65 साल से आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, जिनके आंसू अभी तक पूछे नहीं हैं. आप उस आदमी की तरफ देखिए जिसके चेहरे पर झुर्रियां हैं. आप उस आदमी की तरफ देखिए जिसकी आंखें बिल्कुल स्थिर हो गई हैं, जिसके लिए समय स्थिर हो गया है, जिसके लिए कोई मतलब अस्तित्व का नहीं है. ये लड़ाई, ये संघर्ष हमें मिलकर उन आदमियों के लिए करना है, और केवल इसी भारत के लिए नहीं, दुनिया के 3 बिलियन आदमियों की लड़ाई हमें इस अपने संसद के माध्यम से छेड़नी है कि कहीं भी कोई भूखा नहीं रहेगा, कहीं भी किसी को वेजेस के आधार पर इंडिसेंट लाइफ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हमें एक सारी दुनिया के भव्य विश्व का निर्माण करने का संकल्प आज यहाँ से ले, सबको मिलकर संकल्प लेना होगा. यही भारत का संदेश होगा कि 21वीं सदी अगर भारत की होनी है और भारत को अगर महान बनना है तो पहला संकल्प यहाँ से शुरू करना होगा कि भारत का हर व्यक्ति एटलीस्ट, अगर आप लिविंग वेजेस नहीं दे सकते, फेयर वेजेस नहीं दे सकते, तो मिनिमम वेजेस तो दीजिए और इस सारी असंतुलन को दूर कीजिए. मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा अगर आप इस तरफ कुछ